दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पुस्तक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 8 की पुस्तक अपने चैनल पर उपलब्ध करवाई है। तो आप सबका पहले तो अपने YouTube चैनल स्कूल वर्ल्ड प्लस पर स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% नींव के पत्थर साबित होने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। न कोई फालतू की बात की जाएगी। जिसका आधार रहेगा वो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन की पुस्तकें हैं, उन्हीं का ही अध्ययन किया जाएगा और उन्हीं के अनुसार विभिन्न पाठों के अनुसार सार संग्रह आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जिसमें जो संस्करण 2012 का, 2016 का संस्करण और संस्करण 2021 का नया सिलेबस जो आया है वो भी शामिल किया जाएगा। यानी कि एक कक्षा की 3 पुस्तकें आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। जिसके विभिन्न अध्याय है उनके अनुसार वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में अपने YouTube चैनल स्कूल वर्ल्ड प्लस पर आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक वीडियो एक पूरी पुस्तक के संबंधित होगा, उसमें एक ही कक्षा होगी। प्रत्येक वीडियो में 3300 से 5000 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 12 तक की सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री, जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें हिस्ट्री भी आती है और ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है। यानी कि सारे अध्ययन एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें मात्र 33 ही वीडियो मिलेंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा इसका जो समय रहेगा, व्यूज समय रहेगा, वो 48 से 50 घंटों में आप सारे वीडियो कवर कर सकते हो। यदि आप स्वयं अगर पढ़ना चाहते हो इन पुस्तकों को तो शायद ही 3 महीने लग जाते हैं उसमें पढ़कर नोट्स बनाने में, और वही समय अगर आप यहां लगाते हो तो मात्र 48 घंटों में ही पूरा हो जाता है। और इसमें कक्षा 6 से 12 तक की सारी पुस्तकों का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, न कोई एक विशेष का। प्रत्येक लाइन से प्रश्न उठाए गए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा गया है जो आप परीक्षा में आए और हमने उसको शामिल नहीं किया। प्रत्येक लाइन टू लाइन प्रश्न को छांटा गया है और उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो परीक्षा का लायक हो, फालतू के भी छोड़े और अच्छे को शामिल किए। जिस तरह जैसे एक दही होता है तो दही में मट्ठा जो सास होती है उसको और मक्खन को अलग किया जाता है, उसी प्रकार हमने कार्य किया है। और न कि मक्खनी बल्कि मक्खन से भी घी निकाल के, आपके प्योर ताजा घी निकाल के आपको दिया गया है। पढ़ना तो आप स्वयं को ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ सुन के पढ़ना है। 2 से 4 बार आप रिवीजन करोगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और सामाजिक विज्ञान में आपके जैसे रेट का है तो रेट में 60 नंबर आते हैं, तो 60 में से आप 50 पार जाओगे। सारे प्रश्न बुकों में से आते हैं, गाइडों में से आते हैं, लेकिन गाइडों की बजाय ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपन कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, वो इन्हीं पुस्तकों से आते हैं और इन्हीं पुस्तकों का निचोड़ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करें, इग्नोर ना करें। आपके ही सफलता में ये चीज काम आएगी। इसी के साथ एक छोटा सा शेर अपन करते हैं पहले कोई, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से आके खुद बंदे को पूछे कि बता तेरा रजा क्या है। यानी खुद को इतना बुलंद कर ले कि परीक्षा खुद ही तेरे सामने नतमस्तक हो जाए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में सांस भरता है। आसमां भी जमीन पे आता है लेकिन उसकी जीत के लिए गूंज चाहिए, अपने अंदर कंपन चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए कि मुझे पढ़ना है।
क्या पढ़ना है ये बात महत्व ज्यादा रखती है, क्या छोड़ना है ये भी बात महत्व बराबर रखती है। इसी के साथ अपन आगे कक्षा 7 की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पहला पाठ है जीव मंडल। पृथ्वी का समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? जैव मंडल। पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? जल मंडल। धरातल के ऊपर गैस, जल वाष्प व धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। जीव मंडल में जीवों को कितने भागों में बांटा है? 2, वनस्पति जगत और जीव जगत। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंधों को क्या कहा जाता है? परितंत्र। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला के रूप में। वह स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो, पर्वत कहलाते हैं। मानांकी पर्वत कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में है, 10,205 मीटर। पर्वतों की जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें पवनमुखी कहते हैं। हिमालय की कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो हिमालय में है गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियां निवास करती है। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल नदी कहलाती है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी मौसमी नदी कहलाती है। स्थल का वह भाग जहां मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां बहती है क्या कहलाता है? बेसिन। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तट। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता हो द्वीप कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में है। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट पार्ट आता है वायुमंडल और जलवायु। किस गैस के उपयोग से पौधे अपने भोजन निर्माण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूमंडलीकरण या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? जल वाष्प। सौर मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? आर्द्रता। धूल कणों का ऐसा जमाव जहां में आकाश नीला दिखाई देता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? संघनन होता है जल का वगैरह धूल कणों का, उसके कारण हमें ये सुबह और शाम दोनों टाइम सूर्य में लालिमा दिखाई देती है। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। न्यूनतम है जो 8 किलोमीटर है, अधिकतम है 18 किलोमीटर। सौर मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? सौर सीमा या शांत मंडल के नाम से जानी जाती है। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहां पर होते हैं? तो ये सारे निचली परत होती है जहां सघन वातावरण होता है, सौर मंडल में होती है। समताप मंडल वायुमंडल के किस ऊंचाई पर होता है? जो समताप मंडल होता है वो वायुमंडल में 50 किलोमीटर तक होता है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 80 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल पाया जाता है, 50 से लगा के 80 तक। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे कहां से परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर आ जाती है? तो वो आयन मंडल से वापस पृथ्वी पर आती है। आयन मंडल का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है वो है 80 से लगा के 400 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम, जो अधिक ज्वलनशील गैसें होती है। किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? वो मौसमी दशाएं होती है, मौसम के अनुसार अल्पकाल में चलती है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं में दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? वो जलवायु होता है, जो दीर्घकाल तक एक जगह स्थायी बना रहता है। वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से? तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान में कमी आएगी, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान कमी आती है तापमान। पृथ्वी सूर्य की किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी जो है रात के समय वापस दीर्घ तरंगों के रूप में उसका परावर्तन कर देती है। तापमान को मापने की इकाई क्या कहलाती है? फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड कहलाता है। तापमान मापने का यंत्र है वो तापमापी या थर्मामीटर उसको कहते हैं। धरातल से सौरमंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? धरातल से जैसे ही सौरमंडल की तरफ जाएंगे अपन तो प्रति 165 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? धरातल पर जो 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है उसमें 1 किलोग्राम का भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? समुद्र तल में। वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में वायुदाब कम होता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। वायुदाब मापने का यंत्र है वो उसको बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहते हैं। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र वायु दिक् सूचक या एनीमोमीटर कहते हैं। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? पर्वतीय समीर। घाटी से आने वाली समीर तो उसको घाटी समीर कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली वायु क्या कहलाती है? पवनें। पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्थायी, सामयिक, मौसमी और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें, सामयिक पवनें, मौसमी या स्थानीय पवनें। वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। वह पवनें जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? वो मौसमी पवनें कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। रॉकी पर्वत के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन सिनुक कहते हैं। रॉकी पर्वत के जो क्षेत्र है वहां पर स्थानीय पवन चलती है, उसको सिनुक कहते हैं। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन को फोन या मिस्ट्रल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है, सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर है? 117 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विषुवतरेखीय क्षेत्र, औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है? सम। निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब हो क्या कहलाता है? चक्रवात होता है। उच्च वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब हो और अंदर उच्च वायुदाब हो प्रति चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रति चक्रवातों जो उत्तरी गोलार्ध में होती है, घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात होते हैं वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में मैक्सिको है वहां पर टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में तो हरिकेन कहेंगे और उत्तरी जो कैरिबियन सागर है और मैक्सिको वहां पर टोर्नेडो कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में टाइफून कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, इसको ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट पार्ट आता है जल। विश्व के प्रमुख जल के किनारे विकसित हुई सभ्यता है, जैसे सिंधु सभ्यता है, ये भारत में हुई है, सिंधु नदी के किनारे। हवांगो नदी के किनारे चीन में एक हवांगो नाम से एक सभ्यता हुई है। मेसोपोटामिया की जो अरब में हुई है, दजला फरात में, और नील में मिस्र हुई है, नील नदी के पास मिस्र सभ्यता। और माया व एंजिल ये उत्तरी अमेरिका व मैक्सिको में हुई है। और इन्फा है जो दक्षिणी अमेरिका में हुई है। उत्तरी अमेरिका में तो माया व एंजिल हुई है सभ्यता, और दक्षिणी अमेरिका में इन्फा हुई है। अब ये मानचित्र है, तो हवांगो ये आ गया चीन में, और भारत में ये अरब में ये मेसोपोटामिया, भारत में ये आ गई सिंधु, और अफ्रीका में ये नील, और ये जो माया व एंजिल ये उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको वगैरह यहाँ पे, और इन्फा ये दक्षिणी अमेरिका में। जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा के द्वारा पुनः वहीं पर पहुंच जाता है तो वो प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। ये जल चक्र का क्षेत्र है। इसमें जैसे ये सूर्य से बात अपन शुरू करेंगे, तो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो पानी समुद्रों से वाष्प के रूप में बादलों तक ले जाया जाता है। फिर बादल उसी ज्यादा पानी को वापस वर्षा के रूप में धरती पे देते हैं, और वो कहीं तो वो झीलें बन जाती हैं, कहीं पेड़ पौधों में चला जाता है, और वही जल कहीं भूमिगत होकर के आखिर महासागर में जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है, और फिर वही जल वापस सूर्य की गर्मी से महासागरों के माध्यम से ऊपर बादलों में जाता है, और बादलों से वापस आता है वर्षा के रूप में। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, और हमें नया जल मिलता रहता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य है, तो 2.5% ही मात्र जल है जो पीने के योग्य है। विश्व में सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील एक तुर्की में है, वो सबसे खारी है, वहां पानी खारा बहुत है। मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित खारी पानी की झील है, तो मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल की सीमाओं के मध्य पड़ती है। जल के खारेपन का कारण किसे माना जाता है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य लवणों को माना जाता है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि को। अब ये जो नदियां हैं, कुछ इनके किनारे नगर बसे हुए, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है, दिल्ली जो अपनी राजधानी है वो, और गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद बसा हुआ है जो यूपी में पड़ता है, और थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, टाइबर के किनारे रोम पेरिस की राजधानी, और शीन, टाइबर नदी के किनारे रोम और शीन नदी के पास में एक पड़ता है पेरिस, और हिंद महासागर के पास में ये बम्बई पड़ता है, हिंद महासागर के पास में चेन्नई भी है, अटलांटिका है जो महासागर उसके पास में न्यूयॉर्क पड़ता है, और बीजिंग जो चीन की राजधानी है बीजिंग, वो प्रशांत महासागर और पास में पड़ता है। प्रशांत महासागर के पास एक सिंगापुर और पड़ता है। भारत है वो, भारत में श्रीनगर एक है जो डल झील के किनारे पड़ता है, पुष्कर झील के पास में पड़ता है, ये झीलों के नाम है, और शिकागो जो है सबसे बड़ी मांस की मंडी है शिकागो अमेरिका में, वो मिशिगन झील के पास में पड़ता है। डुलुथ वो सुपीरियर झील के पास में पड़ता है, और बफेलो ईरी के पास में पड़ता है। ये अमेरिका की महान झीलों में भी आती है, मिशिगन, सुपीरियर और ईरी, ओंटेरियो। तो शिकागो है वो मिशिगन, डुलुथ सुपीरियर और बफेलो ईरी। राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है, तो शेखावटी व पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे अपने फ्लोराइड युक्त जल की समस्या ज्यादा है। भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या कार्य किया गया, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1977 बनाया गया है।
गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है? गंगा एक्शन प्लान व नमामि गंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल संरक्षण की विधियां बताइए। तो जल संरक्षण में बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा भी जल को बचाते हैं, फव्वारा पद्धति से, रूफटॉप पद्धति से और एनीकट निर्माण विधि से। भविष्य का सोना व नीला सोना किसे कहा जाता है? तो जल को कहते हैं। व्यर्थ व बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है भूमि। इसमें एक बात आती है कि कोई कहेगा कि समझाते नहीं हैं, तो समझाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। मैं फालतू की बातें बीच में करूंगा तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आप सब जानकार हो, आप सब पढ़ने वाले हो, तभी तो इस चीज को पढ़ रहे हो, खुद आप समझ सकते हो और इसमें मेरे समझाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं समझा सकता हूँ, परंतु वो चीज आपको आती है, आप खुद ही समझ सकते हो, तो फिर उसमें फालतू टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जितना हो सके उतना शॉर्ट समय में अपन इस चीज को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट पार्ट है भूमि। वह प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो क्या कहलाता है? वन भूमि। वन भूमि वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाती है। उसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। कृषि भूमि वह भूमि जिस पर मानव के द्वारा फसलें उगाई जाती है उसको कृषि भूमि कहते हैं। बंजर भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जाता है उसको बंजर भूमि कहते हैं। उसमें ऊंचे पर्वत हो गए, पथरीला मैदान हो गया आदि, दलदल वगैरह ये हो जाती है। फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला तो जा सकता है उसको कहेंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। सारागा भूमि वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को सराया जाता है वो सारागा भूमि होती है। उद्यान भूमि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसको उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि भूमि को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है और फिर भूमि उसी पर खेती करते हैं तो उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। पुरानी प्रतिभूमि यदि किसी भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो पुरानी प्रतिभूमि होती है। अन्य कार्यों में प्रयुक्त होता है। ऊपर वर्णित भूमि उपयोग को छोड़कर शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि अन्य वर्ग में आती है। इसमें मानव का अधिवास हो जाता है, परिवहन हो जाता है, नहरें, उद्योग, दुकान, कल कारखाने आदि। वन भूमि कौन से क्षेत्र सम्मिलित होते हैं? तो वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि होते हैं। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्य में उपयोग में नहीं लाया जाता है वो तो बंजर होती है। वह व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जाता है वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशु चारण हेतु उपयोग में लाया जाता है तो वो सारागा भूमि हो गई। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष होते हैं उद्यान भूमि। भूमि को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 2 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है तो वर्तमान प्रतिभूमि हो गई। वह भूमि जिसे पिछले 5 वर्षों या अधिक समय के लिए उपजाऊ बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दी जाती है वो पुरानी प्रतिभूमि हो गई। विश्व में कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है? तो विश्व में 97% जो लोग है उसका आधार है वो खेती, कृषि से ही उनका आहार भरण पोषण होता है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है निर्वाह कृषि। किसानों के द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि व्यापारिक कृषि, गहन निर्माण कृषि भी इसको कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा है? निजी व सार्वजनिक 2 प्रकार होती हैं। स्वामित्व के आधार पर एक तो निजी होती है खुद की और एक गवर्नमेंट सरकारी होती है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है? 60% कुल है उसमें से 60% पे खेती होती है। भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत सारागा है? मात्र 4% ही भूमि सारागा में है। भारत के कुल भूमि का कितने प्रतिशत पर वन है? तो मात्र 23% पे ही वन है, जबकि होना चाहिए था 1/3 33 तो कम से कम। कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना है? विश्व का कुल स्थल भाग है उसका जो प्रतिशत है कृषि का
वो 11% ही मात्र है। उपजाऊ कृषि की गुणवत्ता, उपयोगिता व उत्पादन में कमी आ जाना क्या कहलाता है? भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता व उत्पादन में कमी आ जाना भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तकनीक क्या कहलाती है? पोल्डर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। मैं इस सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ के वीडियो को छोटे समय में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यदि आपको लगे कि ये स्पीड तेज है तो आप अपने YouTube चैनल पे ही उसको टाइम को धीरे और स्पीड को धीरे और तेज भी कर सकते हो। आपको लगे स्पीड ज्यादा है तो आप जाइए वहां और थोड़ी कम कर दीजिए और फिर सुनिए। अगर आपने एक बार सुन लिया है फिर आप इसी में सुनिए, इसी टाइम में, स्पीड में, और उसको बाद आप तीसरी बार मान लो रिवीजन कर रहे हो तो आप फुल स्पीड करके सुनिए। अपने को सिर्फ याद करना है, ना कि कोई फालतू की बातें सुननी है। फालतू की बातें सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, अपने कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने को पढ़ाई की बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, वन और वन्य जीव। किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष, लताएं, पौधे, झाड़ियां, घास आदि, काई आदि के सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो इसमें रोजवुड, आग्नुस और महोगनी, जो कठोर लकड़ी वाले होते हैं, वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। सेल्वा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सेल्वा वन है वो ब्राजील में पाए जाते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? ब्राजील में अमेज़न के जंगल, जिन्हें स्थानीय भाषा में सेल्वास कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जो अमेज़न के जो जंगल है वहां पे। पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कठोर व मुलायम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें बांस, यूकेटिस, सीड आदि। विश्व का फलोत्थान किसे कहा जाता है? विश्व का फलोत्थान है वो भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वनों का उपयोग में लाया जाता है? शंकु व कोणधारी वनों का। यह प्रश्न एक पिछला एग्जाम हुआ था पटवार का, उसमें आया था कि कागज की लुगदी बनाने में किस प्रकार के वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो ये शंकुधारी व कोणधारी वनों का उपयोग किया जाता है। कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो इसमें लार्स, स्पूस, पाइन व बर्च है। लार्स, स्पूस, पाइन व बर्च है। विश्व में सबसे बड़ी घास के मैदान कौन से हैं? सवाना। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? कंपोस। ब्राजील में कंपोस के नाम से जाने। वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। यूरोप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उसको स्टेपी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्णी घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्णी घास के मैदान को पंपास व कंपोस कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। तो ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को तो कंपोज कहते हैं ब्राजील में। वेनेजुएला ला, इसमें ला है तो ला से लानोस, वेनेजुएला में लानोस। और यूरोप में स्टेपी कहते हैं, ये तो सबको पता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास व कंपास कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, इसलिए आप यही मान लो कि डाउन है वो, तो डाउन से। और है कौन सी घास? शीतोष्णी घास के मैदान है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। इसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास की तरह याद करोगे। कौन सी वनस्पति के पौधे, पत्तियां, सोटी
जड़ें लंबी वे कंटीले होते हैं। तो ये सारी बातें मरुस्थल में होती हैं। जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है वहां की बात है, आप वहां रहते हो तो आपको इस चीज का नॉलेज ही होगा। मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है बेर, केर, खेजड़ी, नागफनी, कैक्टस और बबूल आदि। ये मरुस्थलीय वृक्ष होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? वालरस, ध्रुवीय भालू व सील। खेजड़ली बलिदान कब हुआ था? तो 1730 में जोधपुर में खेजड़ली गांव में ये जो बलिदान हुआ था। खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया था? तो वो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। खेजड़ली बलिदान में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो वो 363 लोगों ने बलिदान दिया था। पिपलांतरी गांव कहां पर स्थित है? राजसमंद में है। यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष का मेला है, जो खेजड़ली में वृक्ष का मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। ये खेजड़ी का वृक्ष है और इसमें ये अमृता देवी इस वृक्षों को लिपटी नजर आ रही है। चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व में महिलाएं पेड़ के चिपक गई थी? तो गोरा देवी के नेतृत्व में। ये गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा है, ये भी सिपको आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं। सिपको आंदोलन का प्रेरणा है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। एपिको आंदोलन का संबंध कहां से है? तो एपिको आंदोलन है वो कर्नाटक से। कर्नाटक के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र को बसाने के लिए एपिको आंदोलन हुआ था। कर्नाटक में सिरसी जिले में हुआ था। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किस किताब में किया जाता है? लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक होती है, उसमें ये वर्णन मिलता है संकटग्रस्त जातियों का। नेक्स्ट पार्ट आता है विभिन्न परिवेश में मानव जीवन। ये ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? इस प्रकार ये ग्रीन हाउस बनाते हैं और फिर उसको ठंडे मरुस्थलों में खेती करते हैं, क्योंकि आकाश से जो पाला पड़ता है वो इसमें कोई नुकसान न पहुंचाए। विश्व की प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से है? तो शीत मरुस्थल है वो गोबी का मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, ग्रीनलैंड का, अंटार्कटिका का, लद्दाख व तिब्बत का मरुस्थल। ये सब ठंडे मरुस्थल हैं। शीत मरुस्थल इसको कहते हैं। गोबी का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड का मरुस्थल, अंटार्कटिका का और लद्दाख का, तिब्बत का आदि। विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन से हैं? तो ग्रीष्म मरुस्थल में सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कलहारी मरुस्थल और विक्टोरिया का मरुस्थल। विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? गोबी का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल और ग्रीनलैंड का मरुस्थल, अंटार्कटिका का मरुस्थल, लद्दाख और तिब्बत का। विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कलहारी और विक्टोरिया मरुस्थल। राजस्थान में थार का मरुस्थल कहां पर पाया जाता है? तो ये राजस्थान में अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। बाड़मेर में कवास बाढ़ कब आई थी? कवास में जो बाढ़ आई थी 2006 में। और जालोर में बाढ़ कब आई थी? तो जालोर में आई थी 2015 में। लाठी सीरीज कहां पर स्थित है? लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में पानी का एक क्षेत्र है जहां मीठा पानी पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबी पट्टीनुमा ये क्षेत्र है। यहाँ पर ये क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण से होता हुआ मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। इस इलाके में सेवन घास है वो बहुत अधिक पाई जाती है। याक व जोमो किस जगह पाए जाते हैं? तो ये शीत मरुस्थल लद्दाख में पाए जाते हैं, याक और जोमो। शीत मरुस्थल में पशु चारण करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? तो भोटिया, बकरवाल, गुज्जर, सांगपा, भुटिया और मोनपा आदि। काराकोरम दर्रा कहां स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? खंगपा कहलाते हैं। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? भारत
ईरानी व भारत मंगोल प्रजाति के। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? संग का। दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। ये जैसे दो पहाड़ है, इनके मध्य से ये रास्ता आ रहा है तो ये दर्रा हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान प्रदेश कौन सा है? तो गंगा का मैदान। विश्व के हिमालय के किस क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती है? तो भाबर क्षेत्र आता है जो हिमालय के पास में ही पड़ता है, जो वहां पर बड़े बड़े कंकर है, पत्थर है, उसके अंदर नदियां भूमिगत हो जाती है। हिमालय के किस भाग में नदियां पुनः प्रकट होती है? तराई पर। नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? जहां नदी पानी लाती है खादर कहलाते हैं, और जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है उसको बागर कहते हैं। प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? तो पॉपुलर का जो वृक्ष होता है उससे प्लाईवुड बनाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में खेती की मेड़ पर जो खेती करते हैं उसमें मेड़ पर उगाए जाते हैं ये पॉपुलर के वृक्ष। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानी कौन से हैं? तो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काठियावाड़ का, कोंकण का, कन्नड़ व मालाबार का। कोंकण और कन्नड़, काठियावाड़ और मालाबार ये जो पश्चिमी तट में है, और पूर्वी तट में है वो उत्तरी सरकार व कोरोमंडल। लेगून किस तट पर पाए जाते हैं? तो मालाबार तट है वहां लेगून पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मालाबार तट पर है मोनोजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट व थोरियम पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन कौन से वृक्ष बंदरगाह स्थित है? मालाबार तट पर है वो ये कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्सी व तिरुवनंतपुरम। मालाबार तट पे ये बंदरगाह है कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्सी व तिरुवनंतपुरम। ये है भारत का मानचित्र, और इसमें ये गुजरात वाला ये तो काठियावाड़ का तट हो गया, फिर कोंकण का, और फिर कन्नड़ का, और नीचे सबसे मालाबार हो गया। और उधर से शुरू करते हैं पूर्व का, तो ये उत्तरी सरकार तट है, ये कोरोमंडल तट है। फिर बरसिम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बरसिम ये मैदानी क्षेत्र होता है, वहां बरसिम घास पाई जाती है। वेम्बनाड क्या है? एक झील है जो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है पार्ट समाज और हमारा दायित्व। समाज में व्यक्तियों का दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवतावादी होनी चाहिए। ऑनलाइन संसार का माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया सबसे एक अच्छी बात है, इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छे से जुड़ जाता है। समाज के प्रति हमारी क्या दायित्व है? उचित आचरण करना, उत्पादन इकाई बनना समाज का, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन रखना, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना और संस्कृति की भी रक्षा करना, राजनीतिक जागरूक रहना, विवेकपूर्ण मतदान करना, स्वच्छता का पालन करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, प्रशासन की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा व सेवा कार्य करना, ये हमारे जो दायित्व है जो समाज के प्रति होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? कानून का संचालन करना। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? समानता। भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार है? 18 वर्ष के बाद में। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार क्या कहलाते हैं? आरक्षण। न्यायालय में समानता, न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए नियमों, न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों का प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? जनहित याचिका होती है, उसको जो लोगों की भलाई के लिए एक प्रार्थना होती है। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता स्थापित हो सकता हो क्या कहलाता है? समानता मूलक समाज। सभी नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। महिला व पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव। राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? सुगंधा, विदा व कोटका। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? गार्गी, मैत्री व लोपामुद्रा। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य
किस महापुरुष के द्वारा किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? दयानंद सरस्वती ने। नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो नारी उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले जाने जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 प्रति हजार है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है वो 52.10% है और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो 79.20% है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1990, 1095 और 112 है। महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत के द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो वो कन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? जननी सुरक्षा योजना। महिला व बाल कल्याण सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? जननी सुरक्षा योजना। लिंगानुपात समानता के लिए सरकार के द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लिंगानुपात को एक समान रखने के लिए योजना चलाई जा रही है। भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया होता है वो महिला होती है। फिर नेक्स्ट बात आता है राजस्थान का सामाजिक आर्थिक व प्रौद्योगिकी विकास। राजस्थान का क्षेत्रफल तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है वो 66.17%। राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो 2.51% थी। 1951 में थी, लेकिन 2011 में अगर देखें तो काफी सुधार हुआ है। 52.10% यानी 52.10% अपन मानते हैं। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में जो अपना स्थान है वो अपने राजस्थान का है। भारत में स्थान पड़ता है वो पड़ता है दूसरा स्थान। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में स्थान दूसरा है। राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? नीमराणा में। राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई? जयपुर में सर्वप्रथम। ये कुछ आंकड़े इसमें ये जो 37 है तो इसकी जगह बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तक के अनुसार है तो इसको आप इसी तरह याद करें। नेक्स्ट पार्ट आता है राज्य सरकार। भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो भारत सरकार है वो संघ सरकार भी उसको कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं। भारत में मतदान कितने स्तरों से किया जाता है? 3 स्तर से। एक तो स्थानीय स्तर से, राज्य स्तर से और केंद्र स्तर से। संविधान के द्वारा केंद्र व सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूची में किया जाता है? 3 प्रकार की। संघ सूची में सरकार को कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? संघ सूची में होते हैं प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, बैंकिंग है, संसार हो गया, सोशल मीडिया और रेलवे और मुद्रा जैसे ये 97 विषय आते हैं वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में सरकार से कौन से कार्य होते हैं? राज्य सूची में एक तो पुलिस हो गया, स्थानीय व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि व सिंचाई, ये सब बातें 66 विषय है जो राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में सरकार ने कौन से कार्य सम्मिलित किया जाता है? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ आदि 47 विषय है वो समवर्ती सूची में आते हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधित योग्यता है 35 वर्ष और मुख्यमंत्री व उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल है उसको भी मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? तो 200 है राजस्थान में।
विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए आरक्षण है वो 34 सीटें अनुसूचित जाति की और 25 सीटें वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। विधायक निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान किया गया है? 25 वर्ष। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद के नाम से। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पार्ट आता है भारत व सरकार का लोक कल्याण। सरकार व लोक कल्याण। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किसके माध्यम से सरकार संबंधी कार्य करवा सकता है? ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? ई मित्र, अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क व राजस्थान पोर्टल। कंप्यूटर शिक्षा के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम चलाया? डिजिटल इंडिया। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 2000 में। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून 2005 में बना। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम है वो 2011 में आया। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2012 में ही हुआ। राजस्थान सुनवाई का अधिकार। निःशुल्क व एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 है। नेक्स्ट पार्ट आता है संसार माध्यम व लोकतंत्र। संसार माध्यमों को हम 3 रूपों में विभाजित करेंगे। 3 है उसमें मुद्रण एक तो हो गया, एक वार्तालाप और एक इलेक्ट्रॉनिक जो होता है। मुद्रण माध्यम में आएगा पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं अन्य कोई जनरल नॉलेज आदि। वार्तालाप में टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वीडियो कॉल आदि। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ऑडियो वीडियो कैसेट आदि, डिस्क आदि। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? अब 2 अक्टूबर 2014 को की गई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को। अब आगे इतिहास से संबंधित अध्याय आ रहे हैं। इतिहास में पहला पाठ आ रहा है आपके सामने, बृहत्र भारत। ये जो भारत है, ये भारत इधर ब्रह्मा से लगाकर इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा तक, यहाँ तक ये बृहत्र भारत फैला हुआ था पहले। भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला? सम्राट हर्ष के काल में भारत को विश्व का गुरु कहना शुरू कर दिया। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय है वो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया विश्वविद्यालय थे। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पुराणों में जम्बू द्वीप भारत को कहते हैं। भारत के कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया है? भारत में है फायान, अवेंसंग और इतिसंग ने। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है? इंडोनेशिया से। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? मलमल, सीट, रेशम व जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले आदि। भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो मलमल का, सीट का, रेशम का, जरी के वस्त्र, नील और गरम मसालों का। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया वह कौन था? बोधि ऋषि, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ में गया था 693 ईस्वी में। भटार गुरु की मूर्ति कहां से मिली है? तो जावा से। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए? वयंग नाटक है जो जावा की, उसमें ये महाभारत और रामायण के जो कुछ संवाद लिए गए। बरोबुदुर व लारो चंगरंग मंदिर कहां पर है? तो ये जावा में है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? कंबुज, कंबोडिया में। आनंद मंदिर कहां है? ब्रह्मा में। संपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 6। नेक्स्ट पार्ट आता है हर्षकालीन व बाद का भारत। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राज्य वंश की स्थापना कहां पर की थी? थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कनौज को बनाया।
प्रभाकरवर्धन ने तो थानेश्वर बनाया, लेकिन हर्ष ने बनाया कनौज। हर्ष ने कनौज बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहां पर करता था? प्रयाग में करता था। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में ऐसे ही सभा का आयोजन होता था, उसमें सारा धन दान दिया जाता था और कपड़े भी उनको बहन से मांग के लिए जाते थे। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए कौन से उपमा का प्रयोग किया गया? महाराज धीराज। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया? बाण भट्ट, हरिदत्त व जयदेव को। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंदा। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो वो है रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंदा। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? 3। भाग कर एक प्रकार का भूमि का कर होता था, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर और बलि जो अतिरिक्त कर होता था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दे दिए थे? तो वो ह्वेनसांग ने। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय हैं? नालंदा विश्वविद्यालय में है वो 8 महाविद्यालय है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में दक्षिणी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? तो वो सम्राट राष्ट्रकूट वंश था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत जो दक्षिणी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश बना राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय, ध्रुव गोविंद और अमोघ वर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लवों की अधीनता से सोल शासन को मुक्त करने के किसने किया? तो विजयाल ने किया। पल्लवों की अधीनता से सोल शासन को मुक्त किसने किया? विजयाल ने। किस सोल शासक ने गंगे कौंड की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? जयचंद मोहम्मद गोरी ने परास्त किया था। सोहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? सोहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा था विग्रहराज। सोहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल था। सिसोदिया वंश का प्रथम सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप। मोहम्मद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ का मंदिर लूटा था? सोलंकी वंश के समय। बाण भट्ट की प्रमुख रचना है कादम्बरी और हर्षचरित्र। जयदेव की प्रमुख गीत है गीत गोविंद, ये जयदेव ने लिखा है। नेक्स्ट पार्ट आता है राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा? वो किसने? मोहम्मद गजनवी ने। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध को, जो 1992 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 में, जब बाबर आता है बाहर से तब। पानीपत के प्रथम युद्ध से। नैन चंद्र सूरी वे जोधराज किसके दरबारी कवि थे? तो ये आमेर के कवि थे, नैन चंद्र सूरी और जोधराज। नैन चंद्र सूरी की रचना है आमेर महाकाव्य, जोधराज की रचना है वो आमेर रासो है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? तो ये 1296 में बना। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार कब हुआ? 1301 में। किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 विजय प्राप्त की? तो हमीर ने।
रतन सिंह मेवाड़ की राज्य गद्दी पर कब बैठता है? रतन सिंह बैठते हैं 1302 में। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। चित्तौड़ का पहला जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? सरदार हमीर ने 1326 में। वीरमदेव किसका पुत्र था? वीरमदेव है वो कन्नड़ देव का पुत्र था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया? जालोर के शासक कानड़ दे ने। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा स्वयं नारी की असीमता के रक्षार्थ में मृत्यु को प्राप्त हुए? राव शेखा। राव शेखा के द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से सरसित हुआ? शेखावाटी। महाराणा कुंभा के शासन काल की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? रसिक प्रिया, एकलिंग महामत्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति से है जो महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। रसिक प्रिया, एकलिंग महामत्य और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। किसका काल भारतीय काल का स्वर्णिम काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण किया था? 32 का। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। सीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी दीवार के लिए चर्चित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट पार्ट आता है राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? 1526 में बाबर ने। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी से दिल्ली का शासन छीन कर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ वे अपने नाम के सिक्के भी सलाए? तो वो हेमचंद्र था। हेमू उसने दिल्ली का वापस अधिकार छीन लिया और अपने नाम के सिक्के सलवाए और शासन किया। विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः जो है मुगलों का शासन लिया? तो वो अकबर ने लिया। बाबर का जो बेटा अकबर है उन्होंने वापस उसको ले लिया 1556 ईस्वी में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा है। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ? तो गोगुंदा में हुआ था 32 वर्ष की आयु में। महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो दो बार हुआ था। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया? मान सिंह को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया और रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झाला बिदा, मान सिंह सोनग्रा आदि ने दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ इन्होंने दिया था। एक तो रावत किशन सिंह, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झाला बिदा, मान सिंह और मान सिंह सोनग्रा ये इनके नाना जी थे। प्रताप के संदावत दस्ते में कौन कौन शामिल था? प्रताप के जो संदावत दस्ता था उनमें पुरोहित गोपीनाथ है, जयमल मेहता है, सारण जैसा बमासा आदि ये तो थे संदावत दस्ते में। प्रताप के अरावल दस्ते में हकीम खां सूर आगे सबसे थे। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया है? बदायूंनी ने। प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही बार में बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े किए थे? बहलोल खां के। महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसने अपने प्राण त्यागे थे? झालामान ने। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध लड़ते हैं। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुल्तान खान ने। प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप ने चावंड बनाई।
प्रताप की मृत्यु कब होती है? 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में। प्रताप की समाधि कहां पर बनी हुई है? बारडोली में। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? विश्व वल्लभ। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? व्यवहार आदर्श। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिस्र किसके दरबार में रहते थे? तो महाराणा प्रताप के। सामंत शैली का जन्म किसके काल में हुआ? तो महाराणा प्रताप के काल में। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार ने 6 राग व 36 रागनियों के चित्र बनाए? निसारुद्दीन। अमर सिंह किसका पुत्र था? जोधपुर नरेश गजय सिंह का। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? नागौर। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? सुलावत खां को। दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? अजीत सिंह की। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने किया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी सारूमती से किसने भगाकर विवाह किया था? मेवाड़ के नरेश थे राज सिंह, उसने किए थे, जो उदयपुर के थे, राज सिंह। दुर्गादास ने अपनी जीवन के अंतिम दिन कहां पर बिताए? उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई? क्षिप्रा नदी के किनारे है वो दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। डीम किसने बसाया? महाराजा बदन सिंह ने। भरतपुर शहर किसने बसाया? सूरजमल ने, जो जाटों के प्लेटों के नाम से जाने जाते हैं। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात व हीरे सोने चांदी को उखाड़ कर ले गया? गोकुल राजाराम जाट था वो। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है? हरावल। और सेना का पीछे का भाग होता है वो संधावत कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कला व स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र था वो गुजरात व राजस्थान था। मध्यकालीन चित्रकला शैली में उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में प्रधान केंद्र था वो बिहार और बंगाल था। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्र शैली पाल शैली कहलाती है। ताड़ पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पोथी। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पश्चिमी भारतीय शैली से। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है? कुतुब मीनार है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास बना हुआ है। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? दिल्ली के लाल किले को। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हुआ उसे क्या कहते हैं? दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? चित्तौड़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में, और रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, और सोनारगढ़ का दुर्ग है वो जैसलमेर में, कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में, और जालोर श्रवणगिरी का दुर्ग है वो जालोर में, जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में, और तारागढ़ का दुर्ग है वो बूंदी में। एक तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में भी है, और आमेर का दुर्ग है वो जयपुर में है। राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से? सौर पंचाशिका व सामंत राजमाला। राजस्थान राज्य में पल्बित चित्र शैली का राजस्थान चित्र शैली के रूप में मान्यता किसने दी? राय कृष्ण दास ने। किस युग को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है? 17वीं सदी का काल था, उसको राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू का मंदिर नागदा, अंबिका का मंदिर जगत में, और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो राजसमंद में, और श्री एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में है, ऋषभ देव जी का मंदिर है वो उदयपुर में है। तो जगदीश मंदिर भी उदयपुर में और ऋषभ देव जी का मंदिर भी उदयपुर में है। अंबिका देवी का मंदिर जगत में, सास बहू का है वो नागदा में, और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो राजसमंद में, और एकलिंग जी का भी उदयपुर में। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं?
मारवाड़ के है वो देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में, रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में है, किराडू का मंदिर जो बाड़मेर में है, ओसिया का मंदिर जोधपुर में है और जैसलमेर का मंदिर जैसलमेर में है। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? आबानेरी मंदिर जो दौसा में पड़ता है शेखावटी क्षेत्र में ये, और खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर में है। गोविंद देव जी का मंदिर भी सीकर जयपुर में पड़ता है। गोविंद देव जी का मंदिर है वो जयपुर में पड़ता है। भंड देवरे का मंदिर कहाँ स्थित है? बारा में। कमलेश्वर महादेव का मंदिर है वो बूंदी में है, कमलेश्वर महादेव का। घाटियों का शहर है वो किसे कहते हैं? झालरा पाटन को। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली, नथमहल की हवेली, पटवों की हवेली, ये जैसलमेर में। सालिम सिंह की, नथमहल की और पटवों की। मूसी महारानी की सत्री कहाँ है? तो मूसी महारानी की सत्री वो अलवर में है। गोपाल सिंह की सत्री कहाँ स्थित है? करौली में। गोपाल सिंह की करौली में, मूसी महारानी की है जयपुर में। 84 खंभों की सत्री कहाँ है? बूंदी में है। सेठों की सत्री रामगढ़ में है। ईश्वरी सिंह की सत्री गैटोर में है और जसवंत सिंह का थड़ा जोधपुर में है। आयड की सत्री उदयपुर में है। बड़ा बाग की सत्री है वो जैसलमेर में है। तो मूसी महारानी की है अलवर में, गोपाल सिंह की सत्री करौली में, 84 खंभों की सत्री बूंदी में, सेठों की सत्री है वो रामगढ़ में, ईश्वरी सिंह की सत्री है वो गैटोर में, जगत सिंह का थड़ा, जसवंत सिंह का थड़ा है वो जोधपुर में, आयड की सत्रियां है वो उदयपुर में, बड़ा बाग है वो जैसलमेर में। शेखावटी की सत्रियों को किन किन शासकों की सत्रियां हैं? लक्ष्मण सिंह की, कल्याण सिंह की, देवी सिंह की, माधो सिंह की और हरदयाल सिंह की सत्रियां बनी हुई है। शेखावटी संभाग में सबसे बड़ी सत्री है वो राम गोपाल पोद्दार की है। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम विख्यात है? मंडोर। किस स्थान पर महाराजाओं के जो स्मारक है उसको देवल के नाम से जानते हैं? मंडोर। नेक्स्ट पार्ट आता है सूफी व भक्ति आंदोलन। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भज शब्द से। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते हैं? काव्य के माध्यम से। भक्ति जो संत होते हैं काव्य के माध्यम से अपनी बात करते हैं। दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुदुकड़ी साधुओं को। प्रमुख नहनार संत कौन कौन हैं? अपार, सुंदरार, सुबंद्र, मणिक व सागर। प्रमुख नहनार संत कौन कौन हैं? तो अपार, सुंदरार, सबंद्र और मणिक व सागर। प्रमुख अलावार संत कौन से हैं? अलावार संत है वो पेरिस अलावार, अंडाल नमालवार और तोंड डिपोड़ी अलावार आदि। नैनार संत है प्रमुख वो है अपार, सुंदरार, सबंदर और मणिक व सागर। और प्रमुख अलावार संत है वो है पेरियार, अंडाल, नमालवार, तोंड डिपोड़ी और ये जो है प्रमुख अलावार है। दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? अंडाल को कहते हैं जो अलावार संत है। संत रामदास के प्रमुख शिष्यों का नाम बताइए। रामदास के प्रमुख शिष्य वो कबीर है, धन्ना है, रैदास है, पीपा है, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी 1469 में। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के ननकाना साहिबा के पास में पड़ता है, प्रसिद्ध स्थान है वहां पर। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा करतार में लगाया था, रावी नदी के किनारे। गुरु नानक देव के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया था वो धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। धर्मशाला को वर्तमान में गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बंगाल में प्रमुख भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल में है वो चैतन्य महाप्रभु थे, वो प्रमुख साधु संत थे जो धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से? महाराष्ट्र के है वो नानक देव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और एकनाथ आदि। पढ़रपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित है? विठल जी महाराज थे जो पढ़रपुर के थे। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? दासबोध। दासबोध है वो रचना समर्थ गुरु रामदास की है जो महाराष्ट्र के है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास और इनकी रचना कौन सी है? दासबोध।
सोखा मेला व उसके परिवार में किसने दीक्षा प्राप्त की थी? सोखा मेला व उसके परिवार ने वो संत नामदेव से दीक्षा प्राप्त की थी। भारत में वंशित वर्ग का पहला कवि है, वो कौन था? संत सोखा मेला। संत दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दादू दयाल की मृत्यु है वो नारायणा गांव में हुई थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किससे मिली थी? अपनी दादा दादी से मिली थी। मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। किसके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई? पत्नी है जो भोजराज की थी ये, और भोजराज की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है, और उसके बाद ये कृष्ण भगवान में विलीन हो जाती है। मीरा ने किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हो जाती है? तो रणछोड़ जी के मंदिर द्वारिका गुजरात में। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। और भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज व ख्वाजा साहब के नाम से। चिश्ती सिलसिले को ईश्वर पाने का माध्यम क्या मानते? संगीत करके वो ईश्वर पाना चाहते हैं चिश्ती सिलसिले वाले। नेक्स्ट पार्ट आता है और आखिरी पार्ट है लोक संस्कृति। केला देवी मंदिर पीठ कहाँ स्थित है? तो ये करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर है। केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लंगूरिया के नाम से। किनका दरबार लंगूरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है? केला देवी का। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है? करौली का यदुवंशी राज परिवार। जमवाय माता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? जयपुर के जमवा रामगढ़ में। कछवा राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो जमवाय माता व जामवंती माता। करणी माता के मंदिर में सूहों को क्या कहा जाता है? काबा। सूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है करणी माता। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी? देशनोक की। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। किस देवी का मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया था? तो जीण माता का। तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है? त्रिपुरा सुंदरी की माता बांसवाड़ा में तरतई माता के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ है? बांसवाड़ा में। किस देवी को 18 भुजाओं वाली मूर्ति है? तो त्रिपुरा सुंदरी की एक मूर्ति बनी हुई है, उसमें 18 भुजाएं हैं। मां त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? महा त्रिपुरा की उपासना है वो श्री शक्कर पर की जाती है। समड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद्य। धातु से बने हुए वाद्य यंत्र घन कहलाते हैं। तार से बने हुए वाद्य यंत्र तत् कहलाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर कहलाते हैं। अवनद वाद्य यंत्रों में कौन कौन शामिल है? संग, भपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल, डमरू। ये है जो अवनद होते हैं, समड़े के बने होते हैं। संग, भपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल और डमरू आदि। और घन वाद्य यंत्रों में कौन कौन से शामिल है? मजीरा, खड़ताल और ताचा। मजीरा, खड़ताल और ताशा जो धातु से बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन शामिल है? तो इकतारा, सारंगी, रावण हत्था, तंदूर और जंतर। इकतारा, सारंगी, रावण हत्था, तंदूर, जंतर। सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन कौन शामिल है? अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि। सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? सुशिर वाद्य यंत्रों में है अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? भपंग को। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण है? भपंग को। किस जाति के लोग तंदुरा बजाते हैं? कामड़ा जाति के लोग तंदुरा, कामड़ा। राजस्थान के गुज्जर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। जो राजस्थान के गुज्जर भोपे हैं वो जंत्र बजाया करते हैं। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी है। युद्ध में रण भैरी के समय वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। भीलों व ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है मादल। होली के अवसर पर बजाया जाने वाला प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र है वो शंख।
बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है गेर। शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिदड़। धमाल व होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? संग। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जालोर का। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के लोग है वो अग्नि नृत्य करते हैं। अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़े के साथ में किए जाने वाला नृत्य है बम्ब रशिया। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ा जातियों के द्वारा किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य तलवार पर नाचना, कांस के टुकड़ों पर नाचना, थाली की कोर पे नाचना, ये नृत्य सारे है भवाई नृत्य में आते हैं और अधिकांश उदयपुर में होते हैं। गवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ के भीलों का नृत्य है वो गवरी नृत्य प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान की सपेरा जाति है वो करती है कालबेलिया नृत्य। राजस्थान की किस लोक नृत्य को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को, और जो सपेरा जाति के लोग हैं वो करते हैं इसको। इसी के साथ में आज की क्लास अपने कक्षा 7 की थी, ये होती है पूर्ण। और इससे पहले हमने क्लास 6 की बुक और एक 8 की बुक कर ली है और आज ये 7 हो गई। तो संस्करण जो 2016 का था वो अपन 6ठी, 7वीं, 8वीं का पूरा कर लिया है। अब अपने को संस्करण 2021 का एक 6ठी, 7वीं, 8वीं का करना है और उसके बाद एक 2012 का जो संस्करण है उसकी भी 6ठी, 7वीं की बुकें अपन करेंगे। और इससे पहले एक बार जो संस्करण 2016 का पूरा करना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो हम देंगे वो कक्षा 9 का देंगे 2016 के संस्करण का, फिर 10 का, 11 का, 12 का, इस तरह आता रहेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ याद करना होगा और अपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला करके सफलता हासिल करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।